चलिए सेक्शन 125 125 तो अध्याय 9 ये CRPC DLO से रिलेटेड सारे के सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर करवा रहे हैं, जिसमें DLAO ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये जितने भी सेक्शन पढ़ाऊँगी तो ये सारे के सारे मोस्ट ऑफ द DLEO में आते हैं। और भी आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं, बट आप मतलब मोस्ट ऑफ द ये उसी के लिए हम लोगों ने निगरानी में रख के हम लोग ये बना रहे हैं। ओके, चलिए पढ़ाई करते हैं। तो अध्याय 9 पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। तो इसकी धारा 125 पढ़ेंगे अपन लोग। तो 125 में है पत्नी संतान माता पिता भरण पोषण के लिए आदेश। ठीक है, तो अब अपन लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे? देखो 125 जैसे कि जब आदमी 25 साल का हो जाता है तो उसको आदेश, तो वो आदेश उसकी शादी हो जाती है तो वो अपनी पत्नी पे बच्चों पे सबके ऊपर हुक्म 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 चलाता है। तो ऐसे 125 में पत्नी संतान और माता पिता भरण पोषण के लिए आदेश। क्लियर? अब एक क्या बोलता है, यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति का अपनी पत्नी का जो अपने भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपनी धर्मज अधर्मज अवयस्क संतान चाहे विवाहित हो या ना हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपनी धर्मज अधर्मज संतान का जो विवाहित पुत्री नहीं है जिसके वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहाँ ऐसी संतान जिस किसी शारीरिक मानसिक असामान्यता की क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपने पिता माता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण करने की उपेक्षा करता है, तो भरण पोषण करने से इनकार करता है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा और इनकार से साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी संतान पिता माता भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे मासिक भत्ते दे, और भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। परंतु मजिस्ट्रेट खंडखा के निर्दिष्ट अवयस्क पुत्री के पिता के निर्देश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती है, और यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री के यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है, परंतु यह और कि मजिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी संतान पिता माता के अंतरिम भरण पोषण के लिए जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे मासिक भत्ता ऐसी कार्यवाही का व्यय दे, और ऐसे व्यक्ति को उसका संदाय करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। परंतु यह भी कि दूसरे परंतु के अधीन अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते कार्यवाहियों के व्ययों का कोई आवेदन यथासंभव ऐसे व्यक्ति पर आवेदन की तामील की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। स्पष्टीकरण इस अध्याय के प्रयोजन के लिए एक का बोलता है अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 का 9 के बंधों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। खा पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी जिसने पति से उससे विवाह विच्छेद कर लिया है, जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है। भरण पोषण के अंतरिम भरण पोषण के लिए ऐसा कोई भत्ता कार्यवाही के लिए वह आदेश की तारीख से, या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है कि यथास्थिति भरण पोषण अंतरिम भरण पोषण के और कार्यवाही के व्ययों के लिए आवेदन की तारीख से संदाय होंगे। यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया है कि उस आदेश का अनुपालन करने के पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है, तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम की ऐसी रीति उद्गृहित किए जाने के वारंट जारी कर सकता है जैसी रीति जुर्माना उद्गृहित करने के लिए उपबंधित है, और वारंट के निष्पादन के पश्चात प्रत्येक मास में न चुकाए गए यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए पूरे भत्ते और कार्यवाही के व्यय या उसकी किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को 1 मास तक की अवधि के लिए, अथवा यदि वह उससे पूर्व चुका दिया जाता है, चुका देने में समय तक लिए कारावास के दंडादेश दे सकता है। परंतु इस धारा के अधीन देय रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी न किया जाएगा जब तक कि उस रकम को उद्गृहित करने के लिए उस तारीख की जिसकी वह देय हुई 1 वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है। परंतु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरण पोषण करने की प्रस्तावना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और पति के साथ रहने से इनकार करती है, तो मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इनकार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है, और ऐसे प्रत्यास्थापन पर किए जाने पर भी वह धारा के अधीन आदेश दे सकता है। यदि उसका समाधान हो जाता है तो ऐसे आदेश देने के लिए न्याय संगत आधार है। स्पष्टीकरण: यदि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है, वह रखेल रखता है, तो उसकी पत्नी द्वारा
उसके साथ रहने से इनकार का न्याय संगत आधार माना जाएगा। कोई पत्नी अपने पति के साथ, अब चौथा है कि कोई पत्नी अपने पति से इस धारा के अधीन यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ता और कार्यवाही के व्यय प्राप्त करने का हकदार ना होगी यदि वह जाता की दशा में रह रही है और यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, यदि वे पारस्परिक सम्मति में पृथक रह रहे हैं। पांचवा, मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है जाता की दशा में रह रही है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने के इनकार करती है तो अथवा वे पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रहे हैं। राज्य संशोधन मध्य प्रदेश धारा 125 उपधारा 1 के 500 रुपये शब्दों के स्थान पर 3000 रुपये प्रतिस्थापित किए जाएंगे। देखें मध्य प्रदेश एक्ट संख्या 10, ये कुछ पढ़ना है इसमें, देखें मध्य प्रदेश एक्ट संख्या 10 सन 1998 धारा 3 दिनांक 25/5/1998 से प्रभावशील। संपादकीय यह संशोधन दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2001 के केंद्रीय अधिनियम 50 के अधिनियमित किए जाने के पूर्व किया गया था, जिसकी धारा 2 द्वारा 24/9/2001 के शब्दों में समग्रता पूर्वक रुपये 500 से अनधिक को विलोपित कर दिया गया है। अतः अब उपरोक्त राज्य संशोधन का कोई महत्व नहीं है। धारा 125 का संशोधन मूल अधिनियम की धारा 125 में है। पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किए जाए, अर्थात पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। उपधारा 1 में खंड घ के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएं, अर्थात डा अपने पितामह मातामह जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। विद्यमान पैरा में शब्द प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा इंकार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी, ऐसी संतान, पिता माता भरण पोषण के लिए कुल मिलाकर 3000 रुपये से अनधिक की ऐसी मासिक दर पर जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे मासिक भत्ता दे और अपना भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसका संदाय करने पर मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। के स्थान पर शब्द प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इंकार के सबूत पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकेगा कि वह अपनी पत्नी या संतान, पिता माता पिता के भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे मासिक भत्ता दे और भत्ते के संदाय पे ऐसे व्यक्ति को करे जिसका संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे स्थापित किए जाए। फिर है विद्यमान पृथक परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किए जाएं, अर्थात परंतु यह और कि खंड डा और उल्लेखित नातेदार के भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते के हकदार होंगे यदि उनके पुत्र पुत्रियां जीवित नहीं है और वे अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। मध्य अध्याय 21 का सौदा अभिभाग 265A से 265L तक। तो 265A अध्याय का लागू होना। यह अध्याय ऐसे अभियुक्त के संबंध में लागू होगा जिसके विरुद्ध पुलिस थाने भारसाधक अधिकारी द्वारा 173 के अधीन यह अभिकथित करते हुए रिपोर्ट अग्रेषित की गई है कि उसके द्वारा ऐसे अपराध से भिन्न कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है जिसके लिए तत्समय प्रबंध विधि के अधीन मृत्यु और जीवन कारावास के 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंड से उपबंध है या मजिस्ट्रेट के परिवार पर उस अपराध का संज्ञान ले लिया है और उस अपराध से भिन्न जिसके लिए तत्समय प्रबंध विधि के अधीन मृत्यु और जीवन कारावास 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंड का उपबंध है। और धारा 200 के अधीन परिवादी और साक्षी की परीक्षा करने के पश्चात धारा 204 के अधीन आदेश का जारी की है। किंतु यह अध्याय वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ ऐसा अपराध देश के सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करता है या किसी महिला अथवा 14 वर्ष से कम आयु के बालक के विरुद्ध किया गया है। दूसरा है उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन वे अपराध अवधारित करेगी जो देश के सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करते हैं। 265B सौदा विभाग के लिए आवेदन। तो किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति सौदा विभाग के लिए उस न्यायालय को आवेदन फाइल कर सकेगा जिसमें ऐसे अपराध का विचारण लंबित होंगे। उपधारा 1 के अधीन आवेदन को उस मामले में संक्षिप्त वर्णन होगा जिसके संबंध में आवेदन फाइल किया गया है और उसमें उस अपराध के वर्णन भी होगा जिसमें वह मामला संबंधित है तथा उसके साथ अभियुक्त को शपथ पत्र होगा जिसमें यह कथित होगा कि उसने विधि के अधीन यह अपराध करने के लिए उपबंध दंड की प्रकृति और सीमा को समझने के पश्चात अपने मामले की स्वेच्छा से सौदा विभाग दाखिल किया है और यह कि उसे किसी न्यायालय के इससे पूर्व किसी ऐसे मामले में जिसमें उसे उसी अपराध के आरोपित किया गया था से निर्दोष नहीं ठहराया गया है।
तीसरा है, न्यायालय उपधारा 1 के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात यथास्थिति लोक अभियोजक के परिवादी और साथ ही अभियुक्त के मामले में नियत तारीख हाजिर होने के लिए सूचना करेगा। चौथा है, जहां उपधारा 3 के अधीन नियत तारीख को यथास्थिति लोक अभियोजक के मामले को परिवाद अभियुक्त हाजिर होते हैं, वहां न्यायालय अपना समाधान करने के लिए अभियुक्त ने आवेदन स्वेच्छा से दाखिल किया है अभियुक्त के बंद कमरे में परीक्षा करेगा, जहां मामले का दूसरा पक्षकार उपस्थित नहीं होगा। और जहां न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि वह आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से फाइल किया गया है, तो वहां वह यथास्थिति लोक अभियोजक के परिवाद और अभियुक्त को मामले में पारस्परिक संतोष पर निपटारे के लिए समय देगा, जिससे अभियुक्त द्वारा पीड़ित व्यक्ति के मामले के दौरान प्रतिकर अन्य खर्च देना सम्मिलित है। तत्पश्चात मामले की आगे की सुनवाई की तारीख नियत करेगा। न्यायालय को यह पता चलता है कि आवेदन अभियुक्त की स्वेच्छा से फाइल नहीं किया जाता है, तो उसे किसी न्यायालय द्वारा मामले के जिस पर उसी अपराध का आरोप था से निर्दोष ठहराया गया है, वह संहिता के उपबंधों के अनुसार उस प्रकरण में जहां उपधारा 1 के अधीन ऐसा आवेदन फाइल किया गया है आगे कार्यवाही करेगा। 265 सी पारस्परिक संतोष पर निपटारे के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत। धारा 265 खा की उपधारा 4 के खंड का के अधीन पारस्परिक संतोष पर निपटारे के लिए न्यायालय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात पुलिस रिपोर्ट को संसद किसी मामले न्यायालय लोक अभियोजक पुलिस अधिकारी जिसने मामले का अन्वेषण किया है अभियुक्त के मामले पीड़ित व्यक्ति को उस मामले का संतोष पर निपटारा करने के लिए बैठकों के भाग लेने के लिए सूचना जारी करेगा, परंतु मामले के संतोष पर निपटारे में जैसी संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान न्यायालय यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि सारी प्रक्रिया बैठक के भाग लेने वाले पक्षकारों की स्वेच्छा से पूर्ण की गई हैं, परंतु यह और कि अभियुक्त यदि ऐसा वांछा करे तो यह मामले में लगाए गए अभिवक्ता यदि कोई हो के साथ इस बैठक में भाग ले सकेगा। खा है, पुलिस रिपोर्ट के अन्यथा संबंधित संस्थित मामले में न्यायालय अभियुक्त को उस मामले में पीड़ित व्यक्ति के मामले में संतोष पर निपटारे के लिए जाने वाली बैठक के भाग लेने के लिए सूचना जारी करेगा, परंतु न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह मामले के संतोष पर निपटारा करने की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करे कि उसके बैठक के भाग लेने वाले पक्षकार द्वारा स्वेच्छा का पूरा किया गया है, परंतु यह और कि यदि यथास्थिति मामले में पीड़ित व्यक्ति अभियुक्त यदि ऐसी वांछा करें तो वह उस मामले में लगाए गए अपने अभिवक्ता के साथ उस बैठक में भाग ले सकेगा। 265 डी में है पारस्परिक संतोष पर निपटारे की रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। जहां 265 सी के अधीन बैठक के मामले में कोई संतोष पर निपटारा तैयार किया गया है, वह न्यायालय ऐसे निपटारे की रिपोर्ट तैयार करेगा जिस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उन अन्य सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे जिन्होंने बैठक में भाग लिया है। यदि ऐसा कोई निपटारा तैयार नहीं किया जा सका है तो न्यायालय ऐसे संप्रेषण लेखबद्ध करेगा। इस संहिता के उपबंधों के अनुसार उस प्रकरण की आगे कार्यवाही करेगा जहां से उस मामले में धारा 265 खा के उपधारा 1 के अधीन आवेदन फाइल किया गया है। 265 डा मामले का निपटारा। जहां धारा 265 घा के अधीन मामले का कोई संतोष पर निपटारा तैयार किया गया है, वह न्यायालय मामले का निपटारा निम्नलिखित रीति से करेगा, अर्थात का न्यायालय पीड़ित व्यक्ति को धारा 265 घा के अधीन निपटारे के अनुसार प्रतिकर देगा। दंड की मात्रा अभियुक्त के सदाचार परिवीक्षा पर धारा 260 के अधीन भत्सरना के पश्चात छोड़ने अथवा अपराधी 360 है नहीं 265 घा के अधीन निपटारे के अनुसार प्रतिकर देगा और दंड की मात्रा अभियुक्त को सदाचार की परिवीक्षा पर यह धारा 360 के अधीन भत्सरना के पश्चात छोड़ने और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का 20 के तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभियुक्त के संबंध में कार्यवाही करने के विषय के पक्षकारों की सुनवाई करेगा। अभियुक्त पर दंड अधिरोपित करने के लिए पश्चातवर्ती खंडों के विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करेगा। खंड का के अधीन पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात यदि न्यायालय को यह मत हो कि धारा 360 के अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का 20 के तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध उपयुक्त के मामले में आकर्षित होते हैं, तो वह यथास्थिति अभियुक्त को परिवीक्षा के छोड़ सकेगा और जो या ऐसे किसी विधि का लाभ दे सकेगा। खंड खा के अधीन पक्षकारों को सुनने के पश्चात यदि न्यायालय को यह पता चलता है कि अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के लिए विधि के न्यूनतम दंड उपबंधित किया गया है, तो वह अभियुक्त को ऐसे न्यूनतम दंड के आधे दंड दे सकेगा। दंड खा के अधीन पक्षकारों को सुनने के पश्चात यदि न्यायालय को पता चलता है कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध खंड खा और गा के अंतर्गत नहीं आता है, तो अभियुक्त को यथास्थिति ऐसे अपराध के लिए उपबंधित या बढ़ाए जा सकने वाले दंड के 1/4 दंड दे सकेगा। 265 F न्यायालय अपना निर्णय
धारा 265 के निर्बंधों 265 ई न्यायालय अपना निर्णय धारा 265 ई के निर्बंधों के अनुसार खुले न्यायालय में देगा। 265 क्या है ये ई कहाँ 265 जी 265 छा निर्णय का अंतिम होना न्यायालय द्वारा धारा 265 चा यहाँ पे पहले 276 था अब लेकिन 265 चा के अधीन दिया गया निर्णय अंतिम होगा। उससे कोई अपील संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष मुझे है 265 न्यायालय का निर्णय न्यायालय अपना निर्णय धारा 276 की जगह 265 ई के निबंधनों के अनुसार खुले न्यायालय में देगा और उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। 265 जी है निर्णय का अंतिम होना न्यायालय द्वारा धारा 265 जी के अधीन दिया गया निर्णय अंतिम होगा और उससे कोई अपील संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत याचिका और अनुच्छेद 226 227 के अधीन रिट याचिका के सिवाय ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में नहीं होगी। 265 एच है सौदा विभाग में न्यायालय की शक्ति न्यायालय के पास इस अध्याय के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए जमानत अपराधों के विचारण और इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय में किसी मामले के निपटारे से संबंधित अन्य विषयों के बारे में विहित सभी शक्तियां होंगी। 265 आई है अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना इस अध्याय के अधीन अधिरोपित कारावास के दंडादेश के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का मुजरा किए जाने के लिए धारा 428 के उपबंध उसी रीति से लागू होंगे जैसे कि वह इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन कारावास के संबंध में लागू होते हैं। जे है 265 जे है व्यावृत्ति इस अध्याय के उपबंध इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट उनमें असंगत किसी बात के होते हुए प्रभावी होंगे और ऐसे अन्य उपबंधों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस अध्याय के किसी उपबंध के अर्थ को सीमित करती है। स्पष्टीकरण इस अध्याय के प्रयोजन के लिए लोक अभियोजक पद का वही अर्थ होगा जो धारा 2 के खंड पा के अधीन उसका और इसमें धारा 25 के अधीन नियुक्त सहायक लोक अभियोजक सम्मिलित है। के 265 के है अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी अभियुक्त द्वारा 265 बी के अधीन फाइल किए गए सौदा विभाग के लिए आवेदन में कथित तथ्यों का इस अध्याय के प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। 265 एल है अध्याय का लागू न होना इस अध्याय की कोई बात किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 2 टा में यथा परिभाषित किसी किशोर या बालक को लागू नहीं होगी। 303 है जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संसिद्ध की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार जो व्यक्ति दंड न्यायालय के समक्ष अपराध के लिए अभियुक्त है या जिसके विरुद्ध इस संहिता के अधीन कार्रवाई संसिद्ध की गई है उसका यह अधिकार होगा कि उसकी पसंद के प्लीडर द्वारा उसकी प्रतिरक्षा की जाए। 304 है कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता जहां सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है या जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है वहां न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध करेगा। राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उच्च न्यायालय का है उपधारा 1 के अधीन प्रतिरक्षा के लिए प्लीडरों के चयन के ढंग का। दूसरा है ऐसे प्लीडरों की न्यायालयों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का। तीसरा है ऐसे प्लीडरों को सरकार द्वारा संदेह फीसों का और साधारणतः उपधारा 1 के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा। तीसरा है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि उस तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए उपधारा 1 और 2 के उपबंध राज्य के
अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी वर्ग के विचारणों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणों के संबंध में लागू होते हैं। 320 से अपराधों का संबंध नीचे दी गई सारणी के प्रथम दो स्तंभों में विनिर्दिष्ट भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धाराओं के अधीन दंडनीय अपराधों का संबंध उस सारणी के तृतीय स्तंभ में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। तृतीय स्तंभ में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। तो सारणी है अपराध भारतीय दंड संहिता वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध समन किया जा सकता है। तो पहला है किसी व्यक्ति की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि 258 और वह व्यक्ति जिसकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना आश्रित है। दूसरा है स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना 323 वह व्यक्ति जिसे अपहानि कारित की गई है वह इसका राजीनामा कर सकता है। प्रकोपन पर स्वेच्छा अपहानि कारित करना 334 यथोयोग्य। गंभीर तथा अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा गौर उपपत्ति कारित करना 335 यथोयोग्य। किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध या परिरोध किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध परिरोध 341 42 वह व्यक्ति जो अवरोध या परिरोध किया गया है। किसी व्यक्ति का 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध 343 परिरुद्ध व्यक्ति। किसी व्यक्ति का 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध 344 का यथोयोग्य वह व्यक्ति जिसे परिरुद्ध किया गया है। गुप्त स्थान में किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 346 में यथोयोग्य। हमला या आपराधिक बल का प्रयोग 352 355 वह व्यक्ति जिस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है। 358 का प्रयोग किया गया है। चोरी 379 चुराई हुई संपत्ति का स्वामी। संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग 403 दुर्विनियुक्त संपत्ति का स्वामी। वाहक घाट वाल आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग 407 यथोयोग्य। चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए कि वह चुराई गई संपत्ति से प्राप्त करना है 411 चुराई गई संपत्ति का स्वामी। चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए कि वह चुराई गई छिपाने से या वैनित करने में सहायता करना तो 414 का यथोयोग्य है। छल 417 का वह व्यक्ति जिसे छल किया गया है। प्रतिरूपण द्वारा छल 319 यथोयोग्य। लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति आदि का कपटपूर्वक उपसारण या छिपाना 321 उसके द्वारा प्रभावित लेनदार 421 का था ये। 422 से अपराधी को दे 422 से अपराधी को दे ऋण या मांग को उसके लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से कपटपूर्ण निवारित करना यथोयोग्य। अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ठिक कपटपूर्ण निष्पादन 423 उसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति। अब अगला है रिष्टि। रिष्टि जब कारित हानि या नुकसान केवल प्राइवेट व्यक्ति को हानि या नुकसान है 426-27 वह व्यक्ति जिसको हानि या नुकसान कारित किया गया है। जीव जंतु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि 428 जीव जंतु का स्वामी। ढोर आदि का वध करने उसे विकलांग करने के लिए रिष्टि 429 ढोर या जीव जंतु का स्वामी। सिंचित संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने के द्वारा रिष्टि जब उससे कारित हानि या नुकसान केवल प्राइवेट व्यक्ति को ही हानि या नुकसान है 430 का वह व्यक्ति जिसे हानि या नुकसान कारित हुआ है। आपराधिक अत्याचार 447 है वह व्यक्ति जिससे कब्जे में ऐसी संपत्ति है जिस पर अत्याचार किया गया है। गृह अत्याचार 448 यथोयोग्य। 450 से अपराधी को दे 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध 334 यथोयोग्य। 451 से अपराधी को दे 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध 334 यथोयोग्य। 452 से अपराधी को दे 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध 334 यथोयोग्य। 453 से अपराधी को दे 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध 334 यथोयोग्य। 454 से अपराधी को दे 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध 334 यथोयोग्य। 455 से अपराधी को दे 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध 334 यथोयोग्य। 456 से अपराधी को दे 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध 334 यथोयोग्य। 457 से अपराधी को दे 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध 334 यथोयोग्य। 458 से अपराधी को दे 3 या अधिक दिनों के
451 वह व्यक्ति जिसका उस ग्रह पर कब्जा है जिस पर अत्याचार किया गया है। 482 है वह व्यक्ति जिसे ऐसे उपयोग में हानि या क्षति कारित हुई है। 483 है यथोयोग के। 486 है यथोयोग। 491 वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराधी ने संविदा की है। 497 है स्त्री का पति। 498 स्त्री का पति और स्त्री। 500 है वह व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई है। 501 है यथोक्त। 502 है यथोक्त। 504 है अपमानित व्यक्ति। 506 है अभित्रस्त व्यक्ति। 508 है उत्प्रेरित व्यक्ति। नीचे दी गई सारणी के प्रथम 2 स्तंभों में विनिर्दिष्ट भारतीय दंड संहिता 1860-45 की धाराओं के अधीन दंडनीय अपराधों का समन नीचे दी गई सारणी के प्रथम 2 स्तंभों में विनिर्दिष्ट भारतीय दंड संहिता 1860 की 45 धाराओं के अधीन दंडनीय अपराधों का समन उस न्यायालय की अनुज्ञा से जिसके समक्ष ऐसे अपराध के लिए कोई अभियोजन लंबित है उस सारणी के तृतीय स्तंभ में लिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। आगे है भारतीय 312 वह स्त्री जिसका गर्भपात किया गया है। 325 वह व्यक्ति जिसे अपहानि कारित की गई है। 337 यथोयोग्य। 338 यथोयोग्य। 357 वह व्यक्ति जिस पर हमला किया गया है या जिस पर बल प्रयोग किया गया था। 381 चुराई हुई संपत्ति का स्वामी। 406 उस संपत्ति का स्वामी जिसके संबंध में न्यास भंग किया गया है। 408 उस संपत्ति का स्वामी जिसके संबंध में न्यास भंग किया गया है। 418 वह व्यक्ति जिससे छल किया गया है। 420 वह व्यक्ति जिससे छल किया गया है। 494 ऐसे व्यक्ति करने वाले व्यक्ति या पति या पत्नी। 500 है वह व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई है। 509 है वह स्त्री जिसका अनादर करना आश्रित था या जिसकी एकांतता का अतिक्रमण किया गया था। जब इस धारा के अधीन कोई अपराध समनीय है तो ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण है ऐसे अपराध को कारित करने का प्रयास जब ऐसा प्रयास अपने आप में एक अपराध है या जहां अभियुक्त भारतीय दंड संहिता 1860, 45, 34, 149 के अधीन दायी है का उसी प्रकार से समन किया जा सकेगा। चौथा है का जब वह व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का समन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता 18 वर्ष से कम आयु का है या जड़ या पागल है तब कोई व्यक्ति उसकी ओर से संविदा करने के लिए सक्षम है न्यायालय की अनुमति से ऐसा अपराध का समन कर सकता है। बी है जब वह व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का समन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता मर जाता है तब ऐसे व्यक्ति का सिविल प्रक्रिया संहिता 1908-5 में यथा परिभाषित विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति से ऐसे अपराध का समन कर सकता है। 5 जब अभियुक्त विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाता है या जब वह दोष सिद्ध कर दिया जाता है और अपील लंबित है तब अपराध का समन यथास्थिति उस न्यायालय की इजाजत के बिना अनुज्ञात न किया जाएगा जिसे वह सुपुर्द किया गया है या जिसके समक्ष अपील सुनी जाती है। 6 है धारा 401 के अधीन पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों के प्रयोग में कार्य करते हुए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध का समन करने की अनुज्ञा दे सकता है जिसका समन करने के लिए वह व्यक्ति इस धारा के अधीन सक्षम है। साथ ही यदि अभियुक्त पूर्व दोष सिद्धि के कारण किसी अपराध के लिए या तो वर्धित दंड से या भिन्न किस्म के दंड से दंडनीय है तो ऐसे अपराध का समन न किया जाएगा। 8 है अपराध के इस धारा के अधीन समन का प्रभाव उस अभियुक्त की दोष मुक्ति होगी जिसके अपराध का समन किया गया है। 9 है अपराध का समन इस धारा के बंधों के अनुसार ही किया जाएगा अन्यथा नहीं। राज्य संशोधन मध्य प्रदेश 320 की धारा 2 उपधारा 2 के नीचे की तालिका में स्तंभ प्रथम द्वितीय और तृतीय में धारा 324 और उसकी संबंधित प्रविष्टियों के पहले अग्रलिखित धारा और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी। 1 बलवा
दूसरा है 147 और तीसरा है वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध कारित करते समय बल या हिंसा प्रयुक्त की गई है परंतु यह कि अभियुक्त किसी अन्य अक्षम्य अपराध का आरोपी नहीं है। घातक आयुध के साथ बलवा 148 वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध कारित करते समय बल या हिंसा प्रयुक्त की गई है परंतु यह कि अभियुक्त किसी अन्य अक्षम्य अपराध का आरोपी नहीं है। अश्लील कृत्य या अश्लील शब्दों का प्रयोग 294 वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध अश्लील कृत्य किए गए हैं या अश्लील शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। दूसरा है धारा 500 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात तालिका के कॉलम प्रथम द्वितीय और तृतीय में अग्रलिखित धारा और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी अर्थात एक आपराधिक अभित्रास यदि धमकी मृत्यु कारित करने या घोर आपत्ति इत्यादि कारित करने। दूसरा है भाग 2 धारा 506। तीसरा है व्यक्ति जिसके विरुद्ध आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया गया था। अपराध का शमन अनुज्ञेय टिप्पणी दंड प्रक्रिया संहिता 324 के अधीन अपराध शमनीय था किंतु संशोधन द्वारा अशमनीय बना दिया गया है तथापि उक्त संशोधन वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि घटना संशोधन से पहले हुई है। अपराध के शमन के लिए अनुमति प्रदान की गई है। सूरज धनक बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2017 चेक का अनादर 138 के दिन कार्यवाही अपराध का समन फीस के संदाय में कम करना। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार देय समन फीस की रकम हर एक मामले के आधार पर न्यायालय के विवेकाधिकार से उसके संबंध में कारण अभिलिखित करने के पश्चात कम की जा सकती है। उस विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायसम्मत होना चाहिए। वीरेंद्र बनाम श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। भारतीय दंड संहिता धारा 420, 67, 68, 71, 471 और 34 के तहत अपराध याचिकाकर्ता के साथ समझौता यह विचारण करते हुए कि कोई अभिकथन याचिकाकर्ता के विरुद्ध परिवाद द्वारा दर्ज रिपोर्ट में नहीं है एवं परिवादी ने याचिकाकर्ता के साथ इस तथ्य सहित समझौता किया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध दोषिति अभिलिखित करने की कोई संभावना नहीं है, उसका परिरक्षण निरर्थक अनुप्रयोग होगा और इसका जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग कारित करेगा। और शीर्ष न्यायालय का सीजी और पप्पू में विनिश्चय भी याचिका मंजूर। शीलेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। अभियोजन वापस लेना किसी मामले का भार साधक कोई लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक 321 में निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को या तो साधारणतया या उन अपराधों में से किसी एक या अधिक के बारे में जिनके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है। और ऐसे वापस लिए जाने पर यदि वह आरोप वर्जित किए जाने से पहले किया जाता है तो अभियुक्त ऐसे अपराध का अपराधों के बारे में उन्मोचित कर दिया जाएगा। यदि वह आरोप वर्जित किए जाने के पश्चात या जब संहिता द्वारा कोई आरोप अपेक्षित नहीं है तब किया जाता है तो ऐसे अपराध या अपराधों के बारे में दोषमुक्त कर दिया जाएगा। परंतु जहां ऐसा अपराध किसी ऐसी बात से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध है जिस प्रसंग को कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है अथवा ऐसे अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 के अधीन दिल्ली विशेष पुलिस द्वारा किया गया है अथवा ऐसे अपराध में केंद्रीय सरकार को किसी संपत्ति का दुर्विनियोग नाश या नुकसान अंतर्ग्रस्त है अथवा चौथा ऐसे अपराध केंद्रीय सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है जब वह अपनी पति कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करना तात्पर्य है और मामले का भार साधक अभियोजक केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है तो वह जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा उसे ऐसा करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है अभियोजन को वापस लेने के लिए न्यायालय से उसकी सम्मति के लिए निवेदन नहीं करेगा तथा न्यायालय अपनी सम्मति देने के पूर्व अभियोजन को यह निर्देश देगा कि वह अभियोजन को वापस लेने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई अनुज्ञा उसके समक्ष पेश करे। 357 है प्रतिकर देने का आदेश। जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है या कोई दंडादेश जिसके अंतर्गत मृत्यु दंडादेश भी देता है जिसका भाग जुर्माना भी है तब निर्णय देते समय वह न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसके किसी भाग का अभियोजन में उचित रूप से उपगत व्ययों को चुकाने में किया जाए
किसी व्यक्ति को उस अपराध द्वारा हुई हानि या क्षति का प्रतिकर देने में किया जाए। यदि न्यायालय की राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिकर सिविल न्यायालय में वसूल किया जा सकता है। सी है उस दशा में जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के या ऐसे अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करने के लिए दोषी सिद्ध किया जाता है। उन व्यक्तियों को जो ऐसी मृत्यु से अपने को हुई हानि के लिए दंडाधिष्ट व्यक्ति से नुकसानी वसूल करने के लिए घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 13 के अधीन हकदार प्रतिकर देने में किया जाए। डी है जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए जिसके अंतर्गत चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यायभंग, छल भी है, चुराई हुई संपत्ति को उस दशा में जब वह यह जानता है या उसको यह विश्वास करने का कारण है कि वह चुराई हुई है बेईमानी से प्राप्त करने या रखने के लिए या उसके वहन में स्वेच्छा या सहायता करने के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, तब ऐसी संपत्ति के सद्भावपूर्ण क्रेता को ऐसी संपत्ति उसके हकदार व्यक्ति के कब्जे में लौटा दी जाने की दशा में उसकी हानि के लिए प्रतिकर देने में किया जाए। यदि जुर्माना ऐसे मामले में किया जाता है जो अपीली है तो ऐसा कोई संदाय अपील उपस्थित करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने से पहले या यदि अपील उपस्थित की जाती है तो उसके विनिश्चय के पूर्व नहीं किया जाएगा। जब न्यायालय ऐसा दंड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है, तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय अभियुक्त व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि उस कार्य के कारण जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है, जिस व्यक्ति को हानि उठानी पड़ी है, उसे प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दे जितनी आदेश में निर्दिष्ट है। इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो। उसी मामले में संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में प्रतिकर अधिनिर्णित करते समय न्यायालय ऐसी किसी राशि को जो इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में दी गई है या वसूल की गई है हिसाब में लेगा। राज्य संशोधन मध्य प्रदेश धारा 357 में उपधारा 1 में कोष्टक अंक और शब्दों जब कोई न्यायालय जुर्माना या दंडादेश देता है या ऐसा कोई दंडादेश जिसके अंतर्गत मृत्यु दंडादेश भी देता है जिसका भाग जुर्माना भी है, तब निर्णय देते समय न्यायालय वसूल किया गया जुर्माना या संपूर्ण या कोई भाग उसके उपयोग के लिए आदेशित कर सकेगा के स्थान पर कोष्टक अंक और शब्द 1 जब कोई न्यायालय जुर्माना का दंडादेश देता है या जब कोई दंडादेश जिसके अंतर्गत मृत्यु दंडादेश भी आता है देता है जिसका भाग जुर्माना भी है, तब निर्णय देते समय न्यायालय यह आदेश दे सकता है। और जहां व्यक्ति उसके खिलाफ अपराध किया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24-25 में यथा परिभाषित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का हो, सिवाय उस दशा के जब अभियुक्त व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसके खिलाफ अपराध किया गया है प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के हैं। न्यायालय निर्णय देते समय आदेश देगा कि वसूल की गई जुर्माने की राशि पूरी या उसका कोई भाग उपयोज्य होगी प्रतिस्थापित किए जाएंगे। उपधारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात 3 जब न्यायालय ऐसा दंडादेश अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है, तब न्यायालय निर्णय देते समय अभियुक्त व्यक्ति को आदेशित कर सकेगी। और जहां व्यक्ति जिसके खिलाफ अपराध किया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24-25 में यथा परिभाषित अनुसूचित जाति जनजाति का है आदेश देता है उस कार्य के कारण जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है, जिस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी है, उसे प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दे जितनी आदेश में विनिर्दिष्ट है। परंतु यह कि न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति को जुर्माने के रूप में रकम भुगतान के आदेश नहीं कर सकेगा जहां अभियुक्त व्यक्ति और व्यक्ति जिसके खिलाफ अपराध किया गया है दोनों ही या तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं। 357 ए है पीड़ित प्रतिकर स्कीम। प्रत्येक राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के सहयोग से ऐसे पीड़ित या उसके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम तैयार करेगी। जब कभी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है, तब यथास्थिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उपधारा 1 में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करेगा।
तीसरा है, यदि विचारणा न्यायालय का विचारण की समाप्ति पर यह समाधान हो जाता है कि धारा 357 के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है, या जहां मामले दुर्मुक्ति या उन्मोचन में समाप्त होते हैं और पीड़ित को पुनर्वासित करना है, वहां वह प्रतिकर के लिए सिफारिश कर सकेगा। चौथा है, जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता है या उसकी पहचान नहीं हो पाती किंतु पीड़ित की पहचान हो जाती है और जहां कोई विचारण नहीं होता है, वहां पीड़ित या उसके आश्रित प्रतिकर दिए जाने के लिए राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकेंगे। पांचवा है, उपधारा 4 के अधीन ऐसी सिफारिशें या आवेदन प्राप्त होने पर राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्यक जांच करने के पश्चात 2 मास के भीतर जांच पूरी करके पर्याप्त प्रतिकर अधिनिर्णित करेगा। 6 यथास्थिति राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित की यातना को कम करने के लिए पुलिस थाने के बाहर साधक से अन्यून पंक्ति के पुलिस अधिकारी या संबद्ध क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई अन्य अंतरिम अनुतोष दिलाने जैसे समुचित प्राधिकरण ठीक समझे के लिए तुरंत आदेश कर सकेगा। 357B है, प्रतिकर का भारतीय दंड संहिता धारा 326 का 376D के अधीन के जुर्माने के अतिरिक्त होना। 357A के 357A के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेह प्रतिकर भारतीय दंड संहिता की धारा 326A या 376D के अधीन पीड़ितों के जुर्माने के संदेह किए जाने के अतिरिक्त होगा। पीड़ितों का उपचार सभी लोग या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, सभानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हों, भारतीय दंड संहिता की धारा 326A, 376, 376A, 376B, 376C, D, 376A के अधीन आने वाले किसी अपराध के पीड़ितों को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसा घटना की पुलिस को तुरंत सूचना देंगे। अब इसी के साथ हमें IPC का 326A पढ़ना है। राज्य संशोधन मध्य प्रदेश 326 के अधीन अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। 326 की बात ये करता है। 326A देखते हैं हम। अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपैती कारित करना। जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंककर या उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों द्वारा ऐसा कारित करने की आशय या ज्ञान से कि यह संभाव्य है कि वह ऐसी क्षति या उपहानि उपहति कारित करे, प्रयोग करके स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करता है, अंग बेकार करता है, जलाता है, विकलांग बनाता है, विद्रोपित करता है, निःशक्त बनाता है, घोर उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा। उपधारा का वर्गीकरण इस धारा के अधीन अपराध संघीय, अजमानती, असमनीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। अब हमारा जी IPC का 326A हुआ है। जो CRPC का सिलेबस है, DLEO में जो सिलेबस बताया गया है उसमें जो CRPC का बताया गया है उसमें सबसे नीचे बताया गया है, तो उसमें हमें लास्ट में इसको पढ़ना है 326A को और 376D को। तो इसे देखते हैं। 376D सामूहिक बलात्संग। जहां कोई स्त्री के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके सामान्य आशय को अग्रसर करने के कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा। जुर्माने से भी दंडनीय होगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़िता को संदत्त किया जाएगा। अपराध का वर्गीकरण इस धारा के अधीन अपराध संघीय, अजमानती, असमनीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ये हमारा CRPC का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है DLEO के लिए। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। बाय।